वेलकम टू डे 17। आज हम बात करने वाले हैं एसएलडी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एसएलडी होता क्या है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो किसी चाइल्ड की स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल्स को एक्वायर और यूज करने की एबिलिटी को अफेक्ट करता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। एसएलडी वाले चाइल्ड की इंटेलिजेंस एवरेज या अबव एवरेज भी हो सकती है। इस चाइल्ड को लर्निंग के नॉर्मल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है और प्रॉपर टीचिंग एक्सपोजर भी होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी चाइल्ड को कुछ स्पेसिफिक एकेडमिक एरियाज में परसिस्टेंट डिफिकल्टीज आती हैं। ये डिफिकल्टीज मेनली रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स में देखी जाती है। अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग एसएलडी में वो कंडीशन इंक्लूड होती है जो लैंग्वेज को समझने या यूज करने, स्पोकन या रिटन लैंग्वेज और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को अफेक्ट करती हैं। ये तो था बेसिक। अब समझते हैं कॉजेज ऑफ एसएलडी। एसएलडी का ओरिजिन मल्टीफैक्टोरियल होता है। इसका मतलब है कि एक से ज्यादा फैक्टर्स मिलकर एसएलडी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर्स। लर्निंग डिफिकल्टीज फैमिली में रन कर सकती है और जेनेटिक वर्नरेबिलिटी ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती है। दूसरा है न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स। एसएलडी में ब्रेन प्रोसेसिंग, न्यूरल कनेक्शन और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम में डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं। तीसरा है प्रीनेटल और पेरीनेटल फैक्टर्स। इसमें पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि प्री मैच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। चौथा है कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक फैक्टर्स। इस कैटेगरी में चाइल्ड को फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, वर्किंग मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड और लैंग्वेज प्रोसेसिंग में डिफिकल्टीज हो सकती है। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुअर टीचिंग, लेजीनेस एंड लैक ऑफ मोटिवेशन एसएलडी के प्राइमरी कॉजेज नहीं होते। चलिए अब समझते हैं नेचर एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एसएलडी। एसएलडी में ब्रेन की इंफॉर्मेशन को रिसीव करने, प्रोसेस करने, स्टोर करने और रिट्राइव करने की प्रोसेस अफेक्ट हो जाती है। तो सबसे पहला एरिया है फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। इसमें चाइल्ड को साउंड्स आइडेंटिफाई करने में और साउंड्स को लेटर से कनेक्ट करने में डिफिकल्टी होती है। जैसे एग्जांपल दिया गया है, चाइल्ड को ये समझने में डिफिकल्टी हो सकती है कि कैट वर्ड में सी, ए और टी अलग अलग साउंड होती हैं, क, ए, ट। दूसरा एरिया है वर्किंग मेमोरी। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन को कुछ समय के लिए याद रखना और टास्क कंप्लीट करने के टाइम उसे यूज करना। एसएलडी वाले बच्चों में मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बीच के स्टेप भूलने की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तीसरा एरिया है प्रोसेसिंग स्पीड। यहाँ चाइल्ड को टास्क जल्दी कंप्लीट करने में डिफिकल्टी होती है। बोर्ड से नोट करना या फिर एग्जामिनेशन में टाइमली रिस्पॉन्स देना, दोनों डिफिकल्ट हो जाता है। फोर्थ एरिया है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। इसमें प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करना और अपनी मिस्टेक्स को मॉनिटर करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये सब एरियाज एसएलडी के न्यूरोसाइकोलॉजिकल बेसिस को एक्सप्लेन करते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट एसएलडी इज नॉट ड्यू टू द लैक ऑफ एफर्ट, इट इज अ डिफरेंस इन हाउ द ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, नॉट अ लैक ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएलडी। सबसे पहले आता है एकेडमिक पोर्शन। रीडिंग में चाइल्ड की रीडिंग स्पीड स्लो हो सकती है, वर्ड्स को डिकोड करने में डिफिकल्टी होती है, लेटर्स और साउंड में कंफ्यूजन हो सकती है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी पुअर होती है। अब उसके बाद आता है राइटिंग। राइटिंग में हैंड राइटिंग पुअर हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक फ्रीक्वेंट होती है और अपने आइडियाज को रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करना भी डिफिकल्ट होता है। फिर आता है मैथ्स पोर्शन। चाइल्ड को नंबर समझने में डिफिकल्टी होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी डिफिकल्ट लगती है। उसके बाद आता है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे लर्नर में अटेंशन वीक हो सकती है, मेमोरी कंपैरेटिवली पुअर हो सकती है, प्रोसेसिंग स्लो होती है। इसीलिए ऐसे बच्चे डिफिकल्ट टास्क को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और एकेडमिक कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। क्लास टीचर और स्पेशल एजुकेटर के लिए ये ऑब्जर्वेशंस बहुत यूजफुल होती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव DSM-5 क्लासिफिकेशन ऑफ एसएलडी। इसमें DSM के अकॉर्डिंग एसएलडी को 3 मेजर एरियाज में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है इम्पेयरमेंट इन रीडिंग। इसमें चाइल्ड को रीडिंग फ्लुएंसी, एक्यूरेसी एंड मीनिंग समझने में भी डिफिकल्टी होती है। इस कंडीशन को कॉमनली डिसलेक्सिया कहा जाता है। दूसरा एरिया है इम्पेयरमेंट इन रिटन एक्सप्रेशन। इसमें चाइल्ड को स्पेलिंग एरर्स, ग्रामर और पंक्चुएशन प्रॉब्लम्स और रिटन वर्क को ऑर्गेनाइज करने में डिफिकल्टी होती है। इस कंडीशन को डिस्ग्राफिया के नाम से जाना जाता है। और तीसरा एरिया है इम्पेयरमेंट इन मैथमेटिक्स। इसमें चाइल्ड को नंबर सेंस, अर्थमेटिक फैक्ट्स और कैलकुलेशन और रीजनिंग में डिफिकल्टी होती है। इस कंडीशन को डिस्कैल्कुलिया कहा जाता है। इसके अलावा कुछ रिलेटेड डिफिकल्टीज भी होती है जैसे कि डिस्प्रेक्सिया। इसमें चाइल्ड को मोटर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर स्किल्स में डिफिकल्टी होती है।
इसका इम्पैक्ट हैंडराइटिंग और क्लासरूम एक्टिविटीज पर पड़ता है। अगली डिफिकल्टी है डिसऑर्थोग्राफिया। इसमें चाइल्ड को स्पेलिंग पैटर्न्स और वर्ड की करेक्ट रिटर्न फॉर्मेशन में डिफिकल्टी होती है। और लास्ट है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टी। इसमें चाइल्ड को स्पोकन इन्फॉर्मेशन को समझने और प्रोसेस करने में डिफिकल्टी होती है। ये सारे डिसऑर्डर्स और रिलेटेड डिफिकल्टीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनके नाम और एसोसिएटेड डिफिकल्टीज को क्लियरली याद रखिएगा। अब समझते हैं सीवियरिटी लेवल्स ऑफ एसएलडी। DSM-5 के अकॉर्डिंग एसएलडी की सीवियरिटी 3 चीजों पर डिपेंड करती है। एकेडमिक डिफिकल्टी कितनी है, कितनी सपोर्ट की जरूरत है और उसकी डेली फंक्शनिंग पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहला लेवल है माइल्ड। इस लेवल पे चाइल्ड को एक या एक से ज्यादा एकेडमिक एरियाज में डिफिकल्टी होती है, लेकिन अगर उसे एकोमोडेशन और प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए, जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम या रेमेडियल टीचिंग, तो वो अपनी स्टडीज को मैनेज कर सकता है। दूसरा लेवल है मॉडरेट। इस लेवल पर एकेडमिक डिफिकल्टी ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है, इसलिए चाइल्ड को रेगुलर स्पेशलाइज्ड टीचिंग की जरूरत पड़ सकती है। तीसरा लेवल है सीवियर। इस लेवल में एकेडमिक फंक्शनिंग काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाती है। ऐसे लर्नर्स को इंटेंसिव और इंडिविजुअलाइज सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए सीवियरिटी डिसाइड करते वक्त सिर्फ डिफिकल्टी नहीं देखी जाती, बल्कि ये भी देखा जाता है कि लर्नर को सपोर्ट कितनी चाहिए और उसकी डेली एकेडमिक फंक्शनिंग में कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अब बात करते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड वार्निंग साइंस। एसएलडी की अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी जल्दी डिफिकल्टीज आइडेंटिफाई होंगी, उतनी ही जल्दी इंटरवेंशन स्टार्ट किया जा सकता है। सबसे पहला है प्राइमरी लेवल, जिसके पॉइंटर्स हैं डिफिकल्टी लर्निंग लेटर्स, पुअर फोनिक स्किल्स, स्लो रीडिंग डेवलपमेंट, अवॉइड राइटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद है अपर प्राइमरी लेवल, परसिस्टेंट स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्लो रिटर्न वर्क, डिफिकल्टी कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड, फ्रीक्वेंट मैथमेटिक एरर्स। देन है सेकेंडरी लेवल, जिसमें आता है पुअर रिटन एक्सप्रेशन, डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, एग्जामिनेशन डिफिकल्टी, लो एकेडमिक कॉन्फिडेंस। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट प्रोसेस ऑफ एसएलडी। इसके 3 मेजर स्टेप्स है। स्टेप 1 स्क्रीनिंग, स्टेप 2 एजुकेशनल असेसमेंट, स्टेप 3 डायग्नोस्टिक असेसमेंट। स्क्रीनिंग अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए की जाती है, जैसे कि टीचर ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट लाइक प्रशस्त और एकेडमिक रिकॉर्ड। इन्हें कौन करता है? सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर या फिर स्पेशल एजुकेटर। फिर आता है एजुकेशनल असेसमेंट, जो स्पेशल एजुकेटर्स ही करते हैं, जिसमें कि वो टूल्स के थ्रू चेक करते हैं कि बच्चे की स्किल लेवल कितनी है और क्या इंटरवेंशन प्लान किया जाए। इसके बाद ही रेफरल दिया जाता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स के लिए, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट इन्हें करते हैं, और इसमें डाली या निमहंस जैसे टूल्स आते हैं। इससे एसएलडी का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है और जितने भी उसके कॉजेज हैं वो भी पता चल जाते हैं। उसी के हिसाब से एजुकेशनल अकोमोडेशन एंड सर्टिफिकेशन रेकमेंड किया जाता है। हमारे पास कुछ मेजर असेसमेंट टूल्स होते हैं एसएलडी को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि स्क्रीनिंग टूल्स, फिर उसके बाद एजुकेशनल टूल्स लाइक ग्लैड, उसके बाद करिकुलम बेस्ड टूल्स लाइक सीबीए, देन निमहंस, देन डाली। उसके बाद कुछ सपोर्टिंग टेस्ट भी होते हैं, जिनसे पता लगाया जा सकता है कि उसकी क्या कॉजेज है और क्या कंडीशन कोमॉर्बिड कर रही हैं, जैसे कि निसिक, विस्क, बीकेटी एंड वीएसएमएस। इन चारों सपोर्टिंग टेस्ट को मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वे में अडेप्टिव बिहेवियर स्किल्स वाली वीडियो में कवर किया हुआ है, इसलिए अभी हम एसएलडी में यूज होने वाले प्राइमरी असेसमेंट टूल्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे निमहंस इंडेक्स को। निमहंस का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलुरु। ये जो इंस्टीट्यूट है, इसी के नाम पे इस टूल का नाम दिया गया है। ये टूल स्पेसिफिकली एसएलडी के डायग्नोसिस के लिए डेवलप किया गया है। इसके पर्पसेस है डायग्नोस करना, अफेक्टेड एकेडमिक एरियाज आइडेंटिफाई करना और इंटरवेंशन रिकमेंडेशंस प्लान करना। अब सवाल ये आता है कि इस टूल को एडमिनिस्टर कौन करेगा? आपको मैंने अभी ही लास्ट स्लाइड में बताया है कि ये टूल क्लिनिकल एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट एडमिनिस्टर करते हैं, लेकिन इसमें स्पेशल एजुकेटर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। स्पेशल एजुकेटर रेफरल देता है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करता है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और डायग्नोसिस के बाद रिमीडियल प्लानिंग करता है। अब देखते हैं इस टूल के मेजर डोमेन्स। सबसे पहला है रीडिंग, जिसमें कि वर्ड रिकॉग्निशन, रीडिंग एक्यूरेसी और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एसेस की जाती है। दूसरा है राइटिंग, जिसमें स्पेलिंग, डिक्टेशन और रिटन एक्सप्रेशन को एसेस किया जाता है। तीसरा है मैथमेटिक्स, जिसमें नंबर कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन स्किल्स और मैथमेटिकल रीजनिंग देखी जाती है। और चौथा है कॉग्निटिव प्रोसेसेस, इसमें अटेंशन, मेमोरी, परसेप्चुअल स्किल्स और लैंग्वेज प्रोसेसिंग एसेस की जाती है।
इसका आउटकम होता है डायग्नोस्टिक कंक्लूजन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस प्रोफाइल एंड एजुकेशनल रिकमेंडेशंस। यहाँ आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि निम्हांस एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट टूल है, जबकि ग्लैड एक एजुकेशनल असेसमेंट टूल है। तो चलिए समझ लेते हैं ग्लैड को। इस टूल को निपिड सिकंदराबाद यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज ने डेवलप किया है। अब इसका पर्पस समझ लेते हैं। ये हमें बताता है कि चाइल्ड का प्रेजेंट एकेडमिक लेवल क्या है, उसका ग्रेड इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस क्या है और लर्निंग में कहाँ-कहाँ गैप्स हैं। अब सवाल आता है कि ग्लैड को एडमिनिस्टर कौन करता है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्पेशल एजुकेटर्स के थ्रू। इसके भी 3 मेजर डोमेन्स हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। इस टूल में लेवल वाइज वर्कशीट्स गिवन होती है, जिससे कि बच्चे की एज अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग को समझा जा सकता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। क्लास 5 में एक बच्चा पढ़ता है, लेकिन ग्लैड असेसमेंट के बाद पता चलता है कि उसका रीडिंग लेवल सिर्फ 3rd क्लास के बराबर है। इसका मतलब है कि चाइल्ड अप्रोक्सीमेटली 2 एकेडमिक ईयर्स बिलो एक्सपेक्टेड लेवल परफॉर्म कर रहा है। इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर स्पेशल एजुकेटर आईपी गोल्स प्रिपेयर करते हैं, रिमीडियल टीचिंग प्लान करते हैं और चाइल्ड की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। अब हम समझेंगे डाली यानी कि डिसलेक्सिया असेसमेंट फॉर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ये डेवलप किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर से। इस टूल का मेन पर्पस है इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए डिसलेक्सिया रिलेटेड डिफिकल्टीज का असेसमेंट करना। इस टूल की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका रीजन ये है कि पहले जो डिसलेक्सिया असेसमेंट टूल्स अवेलेबल थे वो मेनली इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस्ड थे, लेकिन इंडिया में तो अलग अलग लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स यूज होती है, इसलिए डाली को डेवलप किया गया जो इंडियन स्क्रिप्ट्स, इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस को कंसीडर करता है। इसके मेजर एरियाज जो असेस किए जाते हैं वो है रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक स्किल्स। ये एडमिनिस्टर किया जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट के थ्रू। इसका मेन यूज है डिसलेक्सिया को आइडेंटिफाई करना, इंडिविजुअल रीडिंग प्रोफाइल को समझना, रिमीडियल प्लान प्रिपेयर करना और रीडिंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। नाउ नेक्स्ट वी हैव सीबीए। ये एक ऑनगोइंग असेसमेंट अप्रोच है जो कि चाइल्ड के एक्चुअल स्कूल करिकुलम पर बेस्ड होता है। इस असेसमेंट का मेन पर्पस ये जानना होता है कि चाइल्ड को अगला कौन सा स्किल सिखाया जाना चाहिए। ये एडमिनिस्टर किया जाता है स्पेशल एजुकेटर एंड क्लास टीचर्स के थ्रू। ऑल्दो हायर क्लासेस में सब्जेक्ट टीचर्स भी इनका पार्ट होते हैं, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट एप्रोप्रिएट चेक कर पाते हैं बच्चे को। तो इसके मेथड्स होते हैं क्लासरूम टास्क, वर्कशीट्स, वर्क सैंपल्स, एरर एनालिसिस, टीचर मेड टेस्ट्स। इसके मेजर एरियाज एंड यूजेस भी ग्लैड की तरह सेम ही है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट फ्यू टॉपिक्स, वी हैव इंटरवेंशन प्रिंसिपल फॉर स्टूडेंट विद एसएलडी। सबसे पहला प्रिंसिपल है अर्ली इंटरवेंशन। जितनी जल्दी लर्निंग डिफिकल्टी आइडेंटिफाई होगी उतनी जल्दी इंटरवेंशन। देन है दूसरा प्रिंसिपल इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, जिसमें कि हर चिल्ड्रन अलग होता है, इसलिए टीचिंग भी उनके हिसाब से ही होनी चाहिए। तीसरा है मल्टीसेंसरी अप्रोच के हिसाब से मल्टीपल सेंसेस का यूज करके सिखाना चाहिए। विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल को कंबाइन भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, स्पेलिंग सिखाते वक्त चाइल्ड वर्ड को देखता है, साउंड को बोलता है और लेटर्स को लिखता है। चौथा प्रिंसिपल है स्ट्रक्चर्ड एंड सीक्वेंशियल टीचिंग। टीचिंग हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स, स्टेप बाय स्टेप और रिपीटेड प्रैक्टिस के साथ होनी चाहिए। पांचवा प्रिंसिपल है कंटिन्यूअस असेसमेंट। टीचर को रेगुलर बेसिस पर चाइल्ड की प्रोग्रेस मॉनिटर करनी चाहिए, एरर्स एनालाइज करने चाहिए और जरूरत के हिसाब से टीचिंग स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं रिमीडियल टीचिंग साइकिल। इसमें आता है असेसमेंट, गोल सेटिंग, इंटरवेंशन, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन। अगर डिसलेक्सिया के लिए रीडिंग इंटरवेंशन की बात करें तो उसमें सबसे पहली स्ट्रेटजी है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस ट्रेनिंग। इसमें चाइल्ड को साउंड को आइडेंटिफाई करना, ब्लेंड करना और सेगमेंट करना सिखाया जाता है। दूसरी स्ट्रेटजी है फोनिक इंस्ट्रक्शन। इसमें लेटर और साउंड्स का रिलेशनशिप सिखाया जाता है, जैसे कि लेटर बी का साउंड ब होता है। तीसरी स्ट्रेटजी है फ्लुएंसी ट्रेनिंग। इसके लिए रिपीटेड रीडिंग, गाइडेड रीडिंग एंड पेयर्ड रीडिंग का यूज किया जाता है। चौथी स्ट्रेटजी है वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज। इसमें स्टोरी मैपिंग, क्वेश्चन आंसर टेक्निक्स, प्रेडिक्शन आउटकम्स और समराइजिंग का यूज किया जाता है, जिसमें बच्चे को माइंड मैप्स एंड कीवर्ड्स का यूज करना सिखाया जाता है। और अगर बात करें डिस्ग्राफिया के लिए इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज, तो इसमें सबसे पहली आती है फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट। इसमें चाइल्ड की फिंगर मसल्स और हैंड कंट्रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्टिविटीज कराई जाती है, जैसे कि ट्रेसिंग, कलरिंग, क्ले मॉडलिंग और पेपर फोल्डिंग। दूसरी है हैंड रिटन प्रैक्टिस। इसमें लेटर फॉर्मेशन, लेटर स्पेसिंग, लाइन अलाइनमेंट और रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस पर फोकस किया जाता है। तीसरी स्ट्रेटजी है स्पेलिंग इंस्ट्रक्शन।
इसके लिए फोनिक्स, वर्ड फैमिलीज, डिक्टेशन और रिपीटेड स्पेलिंग प्रैक्टिस का यूज किया जाता है। चौथी स्ट्रेटेजी है रिटन एक्सप्रेशन ट्रेनिंग। चाइल्ड को पहले सिंपल सेंटेंसेस लिखना सिखाया जाता है, फिर पैराग्राफ राइटिंग और उसके बाद स्टोरी या कंपोजिशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर और राइटिंग टेम्पलेट्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज होती है जैसे कि कीबोर्ड प्रैक्टिस, स्पीच टू टेक्स्ट, स्पेल चेकर एंड वर्ड प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर्स। फिर आता है मैथमेटिक इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज। इसमें सबसे पहली स्ट्रेटजी है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच। टीचिंग की शुरुआत कंक्रीट मटेरियल से की जाती है जैसे कि बीड, ब्लॉक्स या काउंटर्स। इनका यूज करके नंबर कंसेप्ट समझाए जाते हैं। उसके बाद ग्रेजुअली पिक्चर्स और फिर नंबर्स और सिंबल्स पर आया जाता है। दूसरी स्ट्रेटजी है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। हर मैथमेटिकल कंसेप्ट को स्मॉल और सीक्वेंशियल स्टेप्स में सिखाया जाता है। तीसरी स्ट्रेटजी है रिपीटेड प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू चाइल्ड की कैलकुलेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस दोनों इंप्रूव हो जाते हैं। चौथी स्ट्रेटजी है विजुअल्स अप्रोच। टीचिंग में नंबर लाइंस, चार्ट्स, टेबल्स और विजुअल एड्स का यूज किया जाता है जिससे कि मैथमेटिकल कंसेप्ट को समझना आसान हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रेटजी है प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग। चाइल्ड को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिकली सॉल्व करना सिखाया जाता है। इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको बोलते हैं CPA अप्रोच, यानी कि कंक्रीट, पिक्टोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। सभी स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रख करके हम IT प्लान करते हैं जिसमें एनुअल गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स हम डिसाइड करते हैं बच्चों के लिए, और साथ ही करिकुलम अडेप्टेशन पे भी ध्यान देते हैं, यानी कि जितना सिंप्लीफाई इंस्ट्रक्शन दे सके या फिर कोई प्रोविजन जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम, लार्ज प्रिंट वर्कशीट्स या फिर पीयर सपोर्ट, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ये सब प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाती है। सो फाइनली हेयर्स द MCQ प्रैक्टिस पार्ट। इसमें आपके पास टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। आप इनके ऑनेस्टली आंसर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डू मेंशन इट इन द कमेंट्स। Thank you for watching. Please like, subscribe and share to support the channel. And coming up next we have day 18 where we will talk about intellectual disability, nature, needs and intervention. Until then stay connected, keep learning, keep growing. मिलते हैं day 18 पर।